हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के बारे में। ये एमसीक्यूज़ आपसे डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री को टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य काल। तो मौर्य काल को आज हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा? तो ये आपका एसएससी का पूछा गया प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन व्यक्ति बैठा था? तो ये बैठा था इसका पुत्र, जिसका नाम था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं करना है। ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का होता है, और ये जो बिंदुसार है ये मौर्य वंश का था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। इसको ध्यान में रखेंगे। 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है, जब वो नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को यहाँ पर पराजित कर देता है। किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट है, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से किसने बाहर निकाला था? तो इसका श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसने, देखिए, इसके काल पे क्या हुआ था कि जो सिकंदर था, सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था और अपने जीते हुए क्षेत्र किसको दिए थे? अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिए थे। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर से 305 ईसा पूर्व में क्या किया था? संधि की थी कि भैया हमको जो है अपने जीते हुए क्षेत्र दे दो, और इसने उसकी जो बेटी थी उससे भी शादी कर ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो जब अशोक राजा बनता है, अशोक कब राजा बनता है? तो 269 ईसा पूर्व में ये इसका राज्याभिषेक होता है। तो अशोक के अधीन जो मौर्य राजतंत्र था, इसका सही वर्णन क्या मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीयकृत एकाधिपत्य हमें अशोक के कार्यकाल में मौर्य राजतंत्र का देखने को मिलता है। यानी कि जो केंद्रीकृत शासन के अधीन जो आधिपत्य था, इस पर आधारित इसका राजतंत्र था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया था? तो इंपॉर्टेंट घटना थी कलिंग युद्ध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब अशोक जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष, अशोक अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में यानी कि 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण करता है। वहां का राजा कौन था? तो कलिंग का राजा उस समय नंदराज था। इसको ध्यान में रखेंगे। इसका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि उस समय कलिंग का नरेश कौन था जब अशोक ने इस पर आक्रमण किया था। तो वहां का राजा था नंदराज। इस पर इसने आक्रमण किया था। इसी को इसकी प्रशासनिक नीति में जो है भारी परिवर्तन देखने को मिलता है अशोक के, जब इसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति को यहाँ पर इस युद्ध के बाद अपनाया था। इसको ध्यान में रखेंगे कि भेरी घोष की नीति के बाद त्याग करके इसने धम्म नीति को अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो देखिए, अजातशत्रु जो था, क्या ये मौर्य वंश से था? नहीं, ये हर्यक वंश का था। और किसका पुत्र था? तो ये हर्यक वंश के राजा जो संस्थापक था हर्यक वंश का, बिंबिसार, उसका ये पुत्र था अजात शत्रु। तो ये तो हर्यक वंश से हो जाता है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जो थे, ये मौर्य वंश से संबंधित थे। ये तो संस्थापक थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो निम्नोक्त में से कौन जो है मौर्य वंश का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है कि प्राचीनतम राजवंश इनमें से कौन सा है। अगर यहाँ पर इन वंशों के शासनकाल की बात करें तो मौर्य वंश का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक होता है। अगर गुप्त वंश की बात करें तो ये तो 319 लेकिन ईस्वी में है, और 550 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। कुषाणों की बात करें तो 15 ईस्वी से 230 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। कर्ण वंश की बात करें तो 75 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। तो इनमें से आप लोग देख सकते हैं सबसे प्राचीनतम कौन था? तो वो था मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी देखने को मिलता है? तो आपको पता होगा कि अशोक के शिलालेखों में उसका जो नाम देखने को मिलता है वो मिलता है देवनाम प्रियदर्शी। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक का ही दूसरा नाम देखने को मिलता है देवनाम प्रियदर्शी। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो अशोक है इसका नाम हमें अशोक ही देखने को किन अभिलेखों में मिलता है, तो जो इसका मास्की और गुज्जरा अभिलेख है इनमें हमको देखने को मिलता है जो अशोक का नाम अशोक ही देखने को मिलता है। बाकी में इसका नाम देवनाम प्रियदर्शी देखने को मिलता है। और पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, तो वो कौन सा रॉक एडिट था जिसने कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक था उसके रूपांतरण को दर्ज किया, तो वो था ऑप्शन नंबर डी। 13वां जो शिलालेख है अशोक का वो हमें किसकी जानकारी देता है, कलिंग युद्ध की जानकारी देता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और कब कलिंग पर आक्रमण किया था, 261 ईसा पूर्व में अपने शासन काल के 8वें वर्ष में अशोक ने वहां पर आक्रमण किया था। 13वें अभिलेख में जो है किसकी जानकारी मिलती है, तो इससे हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और इसी के बाद जो है धमघोष की जगह उस बेरीघोष की जगह उसने धमघोष अपना लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विदेश मंत्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, विदेश यात्री ने जो है भारत का दौरा इनमें से सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज ने, जो कि किसका राजदूत था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो है मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इनमें से भारत आने वाला सबसे पहला विदेश यात्री था। ये किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था। और बात करें कि इसकी पुस्तक इसने एक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका इसकी बुक हो जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इस इंडिका से हमें जो है मौर्य काल का जो समाज और प्रशासन है उसके विषय में जानकारी मिलती है। तो इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगस्थनीज की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था, जिसको किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत होता है, उसी ने इसको भेजा था। और किसके कौन था, तो मेगस्थनीज था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न मैंने 2 बार क्यों लिया है, क्योंकि ये बहुत बार ही पूछा गया है। नेक्स्ट है इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी उसी से रिलेटेड है। किसने लिखी है, ये लिखी है मेगस्थनीज ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो अशोक की वो पत्नी जिसके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था करुवाकी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसी करुवाकी का नाम हमें जो कौशाम्बी का स्तंभ लेख है उसमें देखने को मिलता है। और अशोक की ये एकमात्र पत्नी है जिसका नाम किसी स्तंभ लेख या अभिलेख में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है, कौशाम्बी स्तंभ लेख में अशोक की एकमात्र पत्नी जिसका नाम हमें देखने को मिलता है वो कौन है, तो वो है करुवाकी, इसका नाम भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अशोक ने किसी बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, तो अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वो थे ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त से ही अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा को लिया था। और कई बार एक और देखने को मिलता है इसमें कि जो इसका भाई था, जो अशोक का भाई था जिसका नाम था सुमन, इसका जो पुत्र था, इस सुमन का पुत्र का नाम था निग्रोध। निग्रोध उसका नाम था। और इसी निग्रोध ने क्या किया था, इसी निग्रोध के जब वो संपर्क में आया था कौन, अशोक, तो उसने क्या किया था कि वो बौद्ध धर्म की ओर क्या हुआ था, प्रभावित हो गया था। लेकिन उसने जो दीक्षा ली थी वो उपगुप्त से ली थी, तो इस निर्ग्रोध का नाम भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन दीक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से ही ली थी। नेक्स्ट पे चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म को का आगमन हुआ था, तो बौद्ध धर्म का आगमन नेपाल में किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ था, तो वो था ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो निगाली सागर अभिलेख स्तंभ लेख है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, इससे जानकारी मिलती है कि अशोक के शासन काल में ही बौद्ध धर्म का यहाँ पर आगमन हुआ था नेपाल में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव डालने में चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी, तो वो किस विद्या केंद्र से संबंधित थे, तो वो थे तक्षशिला से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वहाँ के क्या हुआ करते थे, आचार्य भी हुआ करते थे, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रधानाचार्य हुआ करते थे तक्षशिला के कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है
अर्थशास्त्र, इसका नाम भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, बोलता है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो कलिंग युद्ध है ये हुआ कब था? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देख चुके हैं वहाँ का राजा कौन था? तो नंदराज वहाँ का राजा था, इसको ध्यान में रखेंगे। और 8वें वर्ष में आक्रमण करता है अशोक। नेक्स्ट है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक ने जो कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है ऑप्शन नंबर बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजदेश से। यानी कि जो उसका 13वां शिलालेख है, सीधा सीधा पूछ रहा है। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो पेपर में भी आपको लैंग्वेज से ही कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए 13वें अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग युद्ध की। नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का प्रसिद्ध जो केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने यहीं से जो है अपनी सैनिक जो शिक्षा थी वो यहीं से ली थी। और कौन थे आचार्य उस समय? उसके आचार्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसको ध्यान में रखेंगे। और उसके प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। नेक्स्ट है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? देखिए आपको जो प्रश्न देखने को मिलता है वो मिलता है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है, तो आपको देखने को मिलेगा प्राकृत भाषा। लेकिन यहाँ पर उसने पूछ लिया कि कौन सी वो प्राकृत भाषा थी जिसका उपयोग जो है अशोक ने अपने अभिलेखों में किया था? तो वो थी ऑप्शन नंबर ए, अर्धमागधी प्राकृत भाषा का अशोक ने अभिलेखों में प्रयोग किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसको जो पढ़ने में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सर्वप्रथम जो सफलता प्राप्त की थी वो किसने की थी? तो वो की थी जेम्स प्रिंसेप ने। इसका नाम भी ध्यान में रखेंगे। जेम्स जो प्रिंसेप था इसने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। कब? 837 ईस्वी में, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरा नाम इनका विष्णुगुप्त भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्न में से किसके और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसको भी देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें किस बात की जानकारी मिलती है? वो संबंधित है राजनीति से, इसको ध्यान में रखेंगे। अर्थशास्त्र से संबंधित ना होकर वो राजनीति से संबंधित है। तो और राजतंत्र के बारे में विवेचन कौन करता है? कौन सा ग्रंथ? वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा रचित है? चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में होती है? ये होती है अशोक के शासनकाल में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने ही तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था इंपॉर्टेंट? जो बौद्धों का एक ग्रंथ है त्रिपिटक, उसका यहाँ पर संकलन किया गया था। जो अभिधम पिटक है उसका यहाँ पर संकलन किया गया था, याद रखेंगे। और कहाँ हुई थी ये बौद्ध संगति? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो आपको पता होगा कि बिंदुसार के समय पर क्या हुआ था? तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हो गया था, जिसको दबाने के लिए उसने अशोक को भेजा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बिंदुसार के समय पर कहाँ विद्रोह हुआ था? तो वो होता तक्षशिला में, जिसको कुचलने के लिए उसने अशोक को वहां पर भेजा था। नेक्स्ट पे चलेंगे, कहता है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है जिसका नाम होता है बृहद्रथ, इसकी हत्या कौन कर देता है? इसकी हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग। और किस वंश की नींव डालता है? तो वो डालता है ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश की। या वहां पर वो पुष्यमित्र शुंग स्थापना कर देता है 1084 ईसा पूर्व में। इसको भी ध्यान में रखेंगे, कब करता है? 1084 ईसा पूर्व में, जब वो बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मौर्य वो जो वंश था उससे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ना आए तो डिसलाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।